चैप्टर नंबर 2, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स या फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप आज अपन वापस स्टार्ट करेंगे। टीएस गरेवाल 2020 एडिशन है मेरे पास में, जो लेटेस्ट एडिशन है, मैं उसके पेज नंबरिंग के हिसाब से चलूंगा। सबसे पहले पहले चैप्टर नंबर 2 स्टार्टिंग में लिखा हुआ है 2.1 जो पेज नंबर है आपका, डेफिनेशन दे रखी है पार्टनरशिप की। ध्यान रखना, पार्टनरशिप गवर्न होता है, जो आपका पार्टनरशिप है वो गवर्न होता है कौन सा एक्ट से गवर्न होता है पार्टनरशिप? द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 से गवर्न होता है। अगर आप में से कोई सीए फाउंडेशन करेगा तो सीए फाउंडेशन में ये एक्ट पढ़ने को आपको मिलेगा। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, हर एक्ट में कुछ सेक्शंस होते हैं, तो यहाँ सेक्शन 4 है जिसने पार्टनरशिप की डेफिनेशन डिफाइन करी है, जो आपको चैप्टर नंबर 2 में पहले पहले पेज पर दे रखी है। आपको दिख जाएगा, इटैलिक्स में लिखा हुआ है, डेफिनेशन को मार्क करना, डेफिनेशन आपको आ सकती है पूछने के अंदर। तो लिखा है पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस, वहां एस को सर्कल करना, एस को सर्कल करना, who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any one of them acting for all। ठीक है, मैं कुछ चीजों को मार्क कराता हूं, अंडरलाइन कराता हूं, उसको अंडरलाइन कर लेना, मार्क कर लेना। लिखा है रिलेशन बिटवीन पर्संस, पर्सन के अंदर एस लगा हुआ है, उस एस के ऊपर सर्कल कर लेना, पर्सन पर वो एस लिखा हुआ है, उस एस पे सर्कल कर लेना। हु हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस, प्रॉफिट्स को सर्कल कर लेना, प्रॉफिट्स को सर्कल कर लेना। हु हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस। फिर लिखा है कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, तो एक ब्रैकेट लगाना, कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल पर। तो सबसे पहले लिखा है इट इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस, तो पर्संस मतलब एस लगा हुआ है, मतलब कम से कम पार्टनरशिप फॉर्म करने के लिए कितने लोग चाहिए? दो, कम से कम दो। तो याद करो याद करो याद करो, पार्टनरशिप फॉर्म करने के लिए मिनिमम कितने लोग चाहिए? टू। और मैक्सिमम कितने चाहिए? मेरे मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 50 100 कितने? 50 100 200? मिनिमम टू, मैक्सिमम कितने यार, कम ऑन। 50? 50 50? किसके हिसाब से 50 थे ये? और कोई? मैक्सिमम 50 एज पर कंपनीज मिसलेनियस रूल्स 2014, जो बाद में ऐड हो चुके हैं कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर। सो कम से कम दो लोग चाहिए पार्टनरशिप फॉर्म करने के लिए। मैक्सिमम पार्टनर्स जो परमिसेबल है वो है 50 एज पर कंपनीज मिसलेनियस रूल्स 2014। कंपनी एक्ट ने बोला है, कंपनीज एक्ट ने बोला है दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कैन बी 100 और एज प्रिस्क्राइब, मतलब हिंदी में कंपनीज एक्ट बोला 100 तक अलाउड है करना, या फिर जितने प्रिस्क्राइब कर दिए। 2014 में कंपनीज मिसलेनियस रूल्स आया, उसने बोला प्रिस्क्राइब कर दिया, बोले 50 पार्टनर ही परमिसेबल हैं आपको। तो मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 50, कम से कम दो। बाई चांस 2 1 महीने के अंदर अमेंडमेंट आ गया और बोल दिया कि अब प्रिस्क्राइब्ड मैक्सिमम पार्टनर 100 हैं, प्रिस्क्राइब्ड पार्टनर 70 हैं, तो ये चेंज हो जाएगा आंसर हमारा। तो एज ऑफ नाउ मिनिमम दो, मैक्सिमम परमिसिबल पार्टनर्स कितने हैं? 50। तो कम से कम दो लोग चाहिए। दो क्यों चाहिए, एक आदमी नहीं कर सकता काम? वेरी गुड यार, पार्टनरशिप रहेगा ही नहीं। अगर सिंगल बंदा रह गया तो क्या हो जाएगा? वेरी गुड, सोल प्रोप्राइटरशिप हो जाएगा। वेरी वेरी गुड यार। सो लिखा है पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस, कम से कम दो चाहिए, तो वहां पर ही पर्संस के वहीं लिख लो मिनिमम 2 मैक्सिमम 50, और 50 के वहां लिख लेना एज पर कंपनीज मिसलेनियस रूल्स 2014 और कंपनीज एक्ट 2013।
between persons who have agreed to share the profits of a business. यहां पर लॉस की तो बात ही नहीं कर रहा. who have agreed to share the profit लिखा है, लॉस की तो बात ही नहीं कर रहा. क्या मतलब हुआ? वेरी गुड यार. मतलब हर पार्टनर जो पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर है, हर पार्टनर जो पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर है, वो प्रॉफिट तो शेयर करेगा ही करेगा. तो प्रॉफिट शेयरिंग जो है वो क्या है? कंपलसरी है. प्रॉफिट शेयरिंग क्या है? कंपलसरी है. लॉस शेयर करना जरूरी नहीं होता. लॉस शेयर करना जरूरी नहीं होता. लॉस शेयरिंग इज नॉट कंपलसरी. लॉस शेयर करना जरूरी नहीं है. प्रॉफिट शेयर करना जरूरी है, कंपलसरी है. लॉस शेयर करना कंपलसरी नहीं है. याद करो, एक बार आप पहले चैप्टर पढ़ चुके हो ऑलरेडी, तो आपने आगे चलकर एक टॉपिक पढ़ा है गारंटी ऑफ प्रॉफिट. वो गारंटी ऑफ प्रॉफिट अगर थोड़ा थोड़ा याद है अगर आपको, तो गारंटी ऑफ प्रॉफिट में आपने पढ़ा है कि कम से कम इतना शेयर ऑफ प्रॉफिट तो आपको पार्टनर बनने पर मिलेगा ही मिलेगा. दैट इज गारंटी ऑफ प्रॉफिट. तो इतना कम से कम प्रॉफिट हो, चाहे पार्टनरशिप फर्म ने नुकसान झेला हो या पार्टनरशिप फर्म में उतना प्रॉफिट नहीं हुआ, तो भी एक इंडिविजुअल पार्टनर को उतना शेयर ऑफ प्रॉफिट तो हमेशा मिलेगा ही मिलेगा. दैट इज गारंटी ऑफ प्रॉफिट. इसका सिंपल सा मतलब है कि हर पार्टनर प्रॉफिट तो शेयर करेगा, ये तो जरूरी है, पर हर पार्टनर लॉस शेयर करे ये जरूरी नहीं है. मतलब बाय एन अग्रीमेंट we can exempt a partner from sharing the loss. एग्रीमेंट करके हम किसी पार्टनर को एग्जेम्प्ट कर सकते हैं लॉस शेयर करने से. पर क्या अग्रीमेंट करके ये बोल सकता हूं कि लॉस होगा तो सब में बटेगा, प्रॉफिट तो खाली मैं ही लूंगा, तेरे को प्रॉफिट में कुछ भी हिस्सा नहीं दूंगा? ऐसा कर सकता हूं क्या? ऐसा कर सकता हूं क्या? ऐसा नहीं कर सकता. प्रॉफिट शेयर करना, प्रॉफिट शेयर करना, प्रॉफिट शेयर करना कंपलसरी है. लॉस शेयर करना कंपलसरी नहीं है. ठीक है. आगे लिखा है अग्री टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस. व्हाट इज बिजनेस? बिजनेस को भी सर्कल करना. व्हाट इज बिजनेस? वेरी गुड यार. इकोनॉमिक एक्टिविटी बेसिकली डन टू अर्न प्रॉफिट. ऐसा कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसका ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट अर्निंग है. तो हु हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल. इसको मैं बोलता हूं प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप. क्या बोलते हैं इसको अपन? प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप, या म्यूचुअल एजेंसी के नाम से भी इसको जाना जाता है. ठीक है. तो प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप या म्यूचुअल रिलेशनशिप, म्यूचुअल एजेंसी की बात कर लेते हैं. दिस इज नोन एज कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल. ठीक है. क्या प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल एजेंसी या प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप बोलते हैं. एवरी पार्टनर वर्क्स फॉर हिमसेल्फ as well as on behalf of all the other partners as well. बात समझ में आती है सबको? बात समझ में आती है? चलो ठीक है, आगे बढ़ो. एसेंशियल फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप पे आ जाओ. एसेंशियल फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप पे आ जाओ. मैंने आपको डिस्प्ले भी करा है और आपके पास बुक भी है पेज नंबर 2.2 के ऊपर. तो पेज नंबर 2.2 के ऊपर लिखा हुआ है एसेंशियल फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप. पहला लिखा है 2 और मोर पर्सन्स. कम से कम कितने लोग चाहिए? 2 लोग चाहिए. मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 50 एज पर कंपनीज मिसलेनियस रूल्स 2014. अच्छा, कौन हो सकते हैं? मतलब 2 और मोर तो ठीक है, कम से कम 2, मैक्सिमम 50. पर्सन्स कौन होंगे? जो केपेबल हैं कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने के लिए. तो लिखा है there must be at least 2 persons to form a partnership and all such partners या all such persons must be competent to contract enter करने के लिए competent होने चाहिए. According to the Indian Contract Act 1872, अगेन अगर आप सीए फाउंडेशन दोगे तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 हमारे को डिटेल में पढ़ना होता है.
एवरी पर्सन एक्सेप्ट द फॉलोइंग आर कम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, मतलब सब लोग कम्पिटेंट है, किन कौन कौन कम्पिटेंट नहीं है, कौन कौन कम्पिटेंट नहीं है, मतलब कौन कौन कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं कर सकता। कौन कौन कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं कर सकता मतलब कौन कौन डिस्क्वालीफाइड है पार्टनर बनने से, कौन कौन पार्टनर नहीं बन सकता। लिखा है सबसे पहले माइनर, हु इज माइनर, छोटा बच्चा जिसकी उम्र अभी 18 साल की नहीं हुई है। 18th बर्थडे पर माइनर हो कि मेजर हो, आज बर्थडे है मेरा 18th, आज मैं 18 का हो गया, तो आज बर्थडे है 6 जनवरी, आज मैं 18 का हो गया, मैं माइनर हूं कि मेजर हूं, माइनर हूं मेजर हूं, मेजर हूं, आज मैं क्या हो गया हूं मेजर। जैसे ही मैं 18 का हो जाऊंगा उस दिन मैं बर्थडे वाले दिन 18th बर्थडे वाले दिन मैं क्या हो जाऊंगा मेजर हो जाऊंगा। ये शादी की उम्र क्या है, शादी की एज क्या है, लीगल एज, वैसे तो कोई एज ही नहीं, बाकी शादी की लीगल एज क्या है 21, 21 साल है क्या, ओके, ये लड़की याद कर कर आई है, गर्ल्स 18 बॉयज 21। सेजल कितने साल की हो गई बेटा, 7, 1 साल बाकी है, पूरा पूरा इंतजार है 18 होने का। अच्छा हाँ हाँ, अच्छा 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 अच्छा, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, तो गर्ल्स 18 बॉयज 21, मतलब मेजर होने की एज इज 18, पर शादी करने की जो एज है गर्ल्स के लिए तो 18 है, बॉयज के लिए 21 है, मतलब बेचारे लड़कों को थोड़ा और इंतजार करना पड़ता है। कोई नहीं, तो माइनर जो है वो डिस्क्वालीफाइड है, पर वहां लिख लो माइनर के आगे डैश कर ले, माइनर के आगे डैश करके एक लाइन लिखो, माइनर के आगे डैश करके एक लाइन लिखो, माइनर के आगे डैश करके एक लाइन लिखो, कैन बी अ पार्टनर, कैन बी अ पार्टनर, कैन बी अ पार्टनर but only for benefits, can be a partner but only for benefit, मतलब माइनर पार्टनर वैसे तो नहीं बन सकता, पर चाहे तो माइनर को पार्टनर बना सकते हैं, पर उसको सिर्फ बेनिफिट के लिए पार्टनर बनेगा, मतलब उसको लाइबिलिटीज और बाकी सब चीजें लॉस वगैरह शेयर करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो माइनर एक्सेप्शन है माइनर के अंदर, वैसे माइनर पार्टनर नहीं बन सकता, पर माइनर को हम पार्टनर बना सकते हैं अगर हम सिर्फ उसको बेनिफिट देने की बात करेंगे। फिर लिखा है पर्सन्स ऑफ अनसाउंड माइंड, पर्सन्स ऑफ अनसाउंड माइंड का मतलब है वो लोग जो चीजों को जैसे कही गई है वैसे समझ नहीं सकते। द पर्सन इज नॉट इन अ पोजिशन टू अंडरस्टैंड द थिंग एज एंड व्हेन सेड, जो जब जैसे कहा गया है अगर वो उसको समझने की पोजीशन में नहीं है तो वो पर्सन क्या कहलाएगा, अनसाउंड माइंड कहलाएगा। अदर इन अदर वर्ड्स, मैं यहाँ आपको पढ़ा रहा हूँ और आपको वो चीज वैसे समझ में नहीं आ रही है तो आप क्या हो जाओगे, कोई कुछ ना बोला, देखो लाइव एग्जाम्पल प्रूव कर दिया, जो मैं कह रहा हूँ बोल रहा हूँ क्या हो जाओगे, समझ ही नहीं आ रहा तो क्या हो जाओगे, अनसाउंड माइंड के हो जाओगे, पर्सन्स ऑफ अनसाउंड माइंड, जो जब जैसे कहा गया है अगर उसको वैसी बातें समझ में नहीं आती तो वो क्या कहलाएगा, अनसाउंड माइंड। अनसाउंड माइंड पार्टनर नहीं बन सकता। पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय एनी लॉ, दूसरे किसी लॉ से किसी पर्सन को डिस्क्वालीफाई कर दिया, डिस्क्वालीफाई कर दिया गया मतलब किसी दूसरे एक्ट ने मना कर दिया, किसी दूसरे लॉ ने मना कर दिया है। जैसे कन्विक्ट्स होते हैं, जैसे कन्विक्ट्स होते हैं, कन्विक्ट को परमिसेबल नहीं है, कन्विक्ट्स को परमिसेबल नहीं है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है हमारे यहाँ पर, वहां से कन्विक्ट्स को परमिसेबल नहीं है पार्टनरशिप में एंटर होना। एलियन एनिमी लिखते जाना, पर्सन डिस्क्वालिफाइड के वहां पे लिख लेना कन्विक्ट्स, कन्विक्ट मतलब जिसको जेल हो चुकी है। एलियन एनिमी, एलियन एनिमी का मतलब होता है वो देश या वो लोग, वो पर्सन जिसके साथ कंट्री एट वॉर है, मतलब अगर इंडिया पाकिस्तान में कारगिल चल रहा है तो एवरी पर्सन फ्रॉम पाकिस्तान विल बिकम आवर एलियन एनिमी, हम उसको पार्टनर नहीं बना सकते। फॉरेन
sovereigns and ambassadors, फॉरेन सॉवरेंस हैं, एम्बेसडर्स हैं, जो एम्बेसी में लोग रहते हैं, उनके साथ हम पार्टनरशिप नहीं फॉर्म कर सकते, एक्सेट्रा। और भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ हम पार्टनरशिप फॉर्म नहीं कर सकते। ठीक है, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इनको अलग अलग इनके रिस्पेक्टिव एक्ट ने मना किया है। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स ने बोला है द कंपनीज एक्ट empowers the central government to prescribe number of partners in a firm। अच्छा, ये जो प्रिस्क्रिप्शन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देता है, मतलब कितने नंबर ऑफ पार्टनर्स परमिसेबल है, तो वहां सेंट्रल गवर्नमेंट को सर्कल कर लेना। empowers the central government to prescribe the number of partners in a firm subject to a maximum of 100। सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दिया है 100 तक आप बता सकते हो कितने नंबर आपको चाहिए मैक्सिमम का। अभी फिलहाल सेंट्रल गवर्नमेंट हैज प्रिस्क्राइब्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ फर्म टू बी 50 वाइड रूल 10 ऑफ मिसलेनियस रूल्स 2014। तो अभी फिलहाल सेंट्रल गवर्नमेंट ने 50 लोग प्रिस्क्राइब कर रखे हैं, तो अभी फिलहाल पार्टनरशिप फर्म के अंदर 50 से ज्यादा लोग पार्टनर नहीं बन सकते। अग्रीमेंट, मुझे बताओ अग्रीमेंट कैसे हो सकता है? दोनों हो सकता है। अग्रीमेंट कैन बी अ ओरल अग्रीमेंट, इट कैन बी अ रिटर्न अग्रीमेंट। कौन सा कंपलसरी है? कौन सा कंपलसरी है? कंपलसरी कौन सा है? कोई सा भी कंपलसरी नहीं है। कौन सा रिकमेंडेटरी है कि हाँ बना कर लो, ओरल कर लेना? कौन सा है? कौन सा? रिटर्न रिकमेंडेटरी है। रिकमेंडेटरी है मतलब हम एडवाइस करते हैं कि रिटर्न अग्रीमेंट होना चाहिए, पर अगर ओरल भी है तो वो भी सफिशिएंट है। मतलब हिंदुस्तान के अंदर पार्टनरशिप फॉर्म करने के लिए आपको लिखा पढ़ी करने की जरूरत नहीं है। इंडिया के अंदर अगर आपको पार्टनरशिप फॉर्म करनी है तो आपको लिखा पढ़ी करके अग्रीमेंट करने की जरूरत नहीं है। दो दोस्त ने बोला चलो इस पढ़ाई लिखाई में तो कुछ नहीं रखा, चाय की टपड़ी खोलेंगे। दो दोस्तों ने आपस में डिसाइड किया कि ये पढ़ाई लिखाई में तो कुछ नहीं रखा, चलो चाय की टपड़ी खोलेंगे। मैं अपने घर से बर्तन ले आऊंगा, तू अपने घर से शक्कर और चाय पत्ती दूध ले आना, और चाय बेचकर जो भी प्रॉफिट होगा उसको अपन आधा आधा आपस में बांट लेंगे। क्या ये पार्टनरशिप है? ऑब्वियसली पार्टनरशिप है। दो लोग कम से कम चाहिए थे, बिजनेस कर रहे हैं, चाय की टपड़ी इज अ बिजनेस। प्रॉफिट बांटने के बारे में बात कर रहे हैं, आधा आधा प्रॉफिट बांट लेंगे, काम भी बांट ले, कैरिड ऑन बाय ऑल, एनी वन ऑफ एक्टिंग फॉर ऑल भी कर दिया, तो पार्टनरशिप है। तो क्या तुम उम्मीद रखते हो वो दोस्त जिनको पढ़ाई लिखाई में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, उन्होंने एक स्टाम्प पेपर लेकर उसके ऊपर ये सब बातें लिखी होगी? ऑब्वियसली नहीं। वो दोस्त थे, दोनों ने आपस में ही म्यूचुअली ओरली डिसाइड कर लिया, तो ओरल अग्रीमेंट भी कंप्लीटली वैलिड होता है। अच्छा, पर अगर लिख लिया पढ़ लिया स्टैम्प पेपर पे अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन करा लिया तो उसको हम बोलते हैं रिटर्न अग्रीमेंट, और रिटर्न अग्रीमेंट का दूसरा नाम क्या है? पार्टनरशिप deed। Partnership deed is basically an agreement in writing among the partner, an agreement in writing among the partners कि किस तरह से वो बिजनेस कैरी ऑन करेंगे। इस पार्टनरशिप डीड के अंदर पार्टनर्स हर एक वो बात जो उनको जरूरी है समझना, वो सब कुछ लिखते हैं। कौन काम करेगा, कितना काम करेगा, किसकी क्या ड्यूटी होगी, किसका क्या नाम है, किसका क्या पता है, कहाँ बिजनेस करेंगे, क्या रेशियो में प्रॉफिट बांटेंगे, फलाना डिंकाड़ा, सब कुछ पार्टनरशिप डीड में लिखा जाता है। ठीक है, आगे लिखा है थर्ड, लॉफुल बिजनेस। दो वर्ड लिखे हैं, एक लिखा है लॉफुल, दूसरा लिखा है बिजनेस। तो लॉफुल का मतलब लीगल, बिजनेस लीगल होना चाहिए, और बिजनेस इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो जिस चीज के बारे में बिजनेस कर रहे हैं, जिस चीज के लिए पार्टनरशिप फॉर्म करी है, वो बिजनेस होना चाहिए। और बिजनेस कैसा होना चाहिए? लॉफुल होना चाहिए। लॉफुल होना चाहिए, लीगल होना चाहिए। लॉफुल लीगल का मतलब जिसको हमारे देश का कानून परमिट करता है। मतलब हमारे यहाँ दो दोस्त हैं जिनका नाम है, एक का नाम है हर्षित सेठी और एक का नाम है तनिष्क डानी। हर्षित सेठी, तुम हो क्लास में? और तनिष्क डानी है क्या क्लास में? दोनों दोस्त
दोनों ने बोला ये पढ़ाई लिखाई में कुछ नहीं रखा, अपना मन वैसे नहीं लगता, कोई मतलब नहीं है। तनिष ने बोला बात तो एकदम ठीक कह रहा है, तो क्या करें? तो बोले चल गांजा बेचेंगे। आज अगर न्यूज़पेपर पढ़ा हो तो दो लोग मिले हैं चौपाटी पर गांजा बेचते हुए। गांजा क्या होता है? ये मतलब हिंदी रूपांतरण भी पता है, मतलब है गांजा का इज इंग्लिश, सॉरी इंग्लिश रूपांतरण पता है, वीड आई डोंट नो। गांजा, गांजा मुझे पता है ड्रग होती है, ठीक है, ड्रग्स। तो हर्षित और तनिष्क ने, दोनों ने मिलकर डिसाइड किया कि बोलो कोई काम धाम नहीं रखा, पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लग रहा, एक काम करेंगे गांजा बेचेंगे, ड्रग्स का बिजनेस करेंगे। तनिष्क ने बोला हाँ हाँ, रोल बनाकर सेल करेंगे। तो दोनों ने दोनों ने ओरली ओरली डिसाइड कर लिया कि हर्षित गांजा परचेज करके लेकर आएगा और तनिष्क उसको लोगों के अंदर बेचेगा। इसको बेचने पर जो भी प्रॉफिट होगा इसको वो इक्वल इक्वल बांट लेंगे। मुझे बताओ बिजनेस है क्या? बिजनेस है क्या? अब अरे बिजनेस है क्या, एक ही बात, बिजनेस है क्या? ड्रग्स माफिया। तुमने नेटफ्लिक्स पे सीरीज निकाल ली होगी, जब तक तो निपटा दी होगी इसके ऊपर। वो क्या है, वेब सीरीज का नाम क्या है इसके ऊपर? कौन? कौन? मैं नार्को है, और एक वो अंकल की तो वेब सीरीज है नार्कोटिक्स। क्या है वेब? मैं वो नाम भूल गया। देखो पता, क्लास में आज तक क्वेश्चन पूछो ना तो आंसर नहीं करते दो पांच लोग, आज सबके आंसर आ रहे हैं, सबके जवाब आ रहे हैं, मतलब ये नाम याद है, वेब सीरीज याद है। तो एक अंकल की वेब सीरीज है वो वाला ही तो बहुत बड़ा बिजनेस है, बिजनेस तो बहुत बड़ा है। तो पार्टनरशिप भी करी है इन्होंने, आपस के अंदर डिसाइड किया है सब कुछ पार्टनरशिप की जो भी रिक्वायरमेंट थी ना वो सारी फुलफिल हो रही है। इन्होंने बोला पार्टनरशिप का सारा सारा जो रिक्वायरमेंट है वो तो ये फुलफिल कर रहे हैं, प्रॉफिट भी इक्वल इक्वल बांट रहे हैं, बिजनेस भी कर रहे हैं, पर क्या ये बिजनेस लॉफुल है, लीगल है? देश का कानून गांजा बेचना, ड्रग्स बेचना परमिट नहीं करता, तो ये परमिसेबल नहीं है। तो दिस विल नॉट बी कवर्ड अंडर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो ये बिजनेस लॉफुल नहीं है, ये हमारे यहाँ पे कवर नहीं होगा। तो बिजनेस होना चाहिए और बिजनेस शुड बी लॉफुल। नेक्स्ट लिखा है प्रॉफिट शेयरिंग। प्रॉफिट शेयरिंग, हर पार्टनर will share the profits of a business. Every partner will share the profits of the business. हर पार्टनर प्रॉफिट शेयर करेगा, कंपलसरी है। लॉस शेयर करना कंपलसरी नहीं है, प्रॉफिट शेयर करना कंपलसरी है। अच्छा, बाय डिफॉल्ट प्रॉफिट भी शेयर होगा, लॉस भी शेयर होगा। बाय डिफॉल्ट प्रॉफिट भी शेयर होगा, लॉस भी शेयर होगा, ठीक है, ध्यान रखना। पर चाहे तो अग्रीमेंट से किसी पार्टनर को एग्जेम्प्ट कर सकते हैं कि उसको लॉस शेयर करने की जरूरत नहीं है। प्रॉफिट कैसे शेयर करेंगे? अपने एक अग्रीड रेशो के अंदर, अपने एक अग्रीड रेशो के अंदर प्रॉफिट को ये शेयर कर सकते हैं, उसके लिए कोई मनाही नहीं है। फिर लिखा है बिजनेस कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ द पार्टनर्स एक्टिंग फॉर ऑल। प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल एजेंसी। Business of the partnership पढ़ रहा हूं उसको मैं। Business of the partnership can be carried on by all the partners or by any of them acting for all the partners. In other words, partners are agent as well as the principal. Every partner work for himself as well as on behalf of the other partner. तो हर पार्टनर एक प्रिंसिपल की तरह भी एक्ट करता है और हर पार्टनर एक एजेंट की तरह भी एक्ट करता है। As an agent, he represents other partners and thereby binds them through his act. As a principal, he is bound by the act of the अदर पार्टनर। जब भी अगर मैं किसी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर हूं तो मेरा कोई भी काम जो मैंने किया है उस काम से बाकी पार्टनर भी बाइंड होंगे। एंड एट द सेम टाइम बाकी पार्टनर से अगर कोई भी कुकृत्य किया है, कोई भी गलत काम किया है, तो उस गलत काम के लिए मैं भी उतना ही रिस्पॉन्सिबल हेल्ड किया जाऊंगा। मुझे बताओ ये जो एसेंशियल फीचर्स पढ़े इसमें कहीं कोई किसी को समस्या क्या? कोई समस्या क्या? ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। राइट्स ऑफ पार्टनर्स पे आप टिक कर लेना, आपको पढ़ना है, आप अपने आप रीड कर लेना।
मैं आगे बात कर रहा हूं, थोड़ा सा क्लास 11th की बात करता हूं। क्लास 11th में एक चैप्टर था फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, याद है क्या? कुछ तो बोलो। ठीक है, बढ़िया। तो आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया था ट्रेडिंग अकाउंट, फिर क्या बनाया था इसके बाद? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। थोड़ा सा 11th क्लास बचपन की बातें याद करते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट से बैलेंसिंग फिगर क्या निकालते थे? ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। क्योंकि मैं ट्रेडिंग अकाउंट बना रहा हूं, मैं बढ़िया आदमी हूं, तो मेरे प्रॉफिट ही होता है हमेशा, तो मान लेते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, इस ग्रॉस प्रॉफिट को आप कहां ट्रांसफर करते थे? पे एन अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय ग्रॉस प्रॉफिट, ये भी लॉजिकल है, एंट्री होती थी इसकी। ठीक है, फिर बताओ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्या निकलता है? नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। तो अभी मान लेता हूं सिर्फ नेट प्रॉफिट, नेट लॉस भी हो सकता है, कोई मनाही नहीं है। फिर तुम क्या करते थे इस नेट प्रॉफिट का, क्या करते थे? वेरी गुड यार। क्या 11वीं कक्षा के अंदर इस नेट प्रॉफिट को तुम कैपिटल में जाकर क्या कर देते थे? प्लस कर देते थे। क्यों प्लस करते थे नेट प्रॉफिट को कैपिटल में? वेरी गुड यार। प्रॉफिट बिलोंग्स टू ओनर, ओनर का अकाउंट कैपिटल। जो प्रॉफिट एएस इंस्टीट्यूट में होगा कभी कभार बाई चांस गलती से, वो किसका होगा? मेरा होगा। मेरा कौन? मैं कौन? ओनर। ओनर का अकाउंट इज कैपिटल, तो प्रॉफिट बिलोंग्स टू ओनर, ओनर का अकाउंट कैपिटल, इसलिए प्रॉफिट को आप कैपिटल में ऐड कर देते थे। अब ये तो बात हुई कक्षा 11वीं की, और कक्षा 11वीं में जब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपने बनाए थे, तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसके थे? सोल प्रोपराइटर के थे। किसके थे? सोल प्रोपराइटर। वहां एक ही ओनर, तो जो प्रॉफिट है वो मेरा ही है, मेरा है तो डायरेक्ट कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता था, कोई समस्या नहीं थी। पर अब हम बात कर रहे हैं पार्टनरशिप की, तो पार्टनरशिप में क्या एक सिंगल ओनर होता है क्या? Obviously not. There are multiple owners, there are multiple partners in a business. तो यहां इस नेट प्रॉफिट किसी एक सिंगल बंदे को नहीं मिल सकता, तो इस नेट प्रॉफिट को मुझे बांटना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है अमंग वेरियस माय पार्टनर्स जो पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर है। तो उसके लिए एक आज हम नया अकाउंट खोलेंगे, जिस अकाउंट का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। कौन सा अकाउंट खोलेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट ओपन करेंगे। अकाउंट खोला क्यों गया है? टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स। पार्टनर्स में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यह अकाउंट ओपन किया गया है। तो ये नेट प्रॉफिट को जैसे आपने ट्रेडिंग से ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर किया था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, सेम उसी तरह प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो नेट प्रॉफिट निकला है, इसको मैं ट्रांसफर करूंगा पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। तो यहां क्रेडिट साइड पर आ जाएगा बाय नेट प्रॉफिट। बात समझ में आई क्या? थोड़ी सी अकाउंटिंग की बात भी कर लेते हैं, थोड़ी सी अकाउंटिंग की बात भी कर लेते हैं। क्रिस क्रॉस में पोस्ट नहीं होता, एंट्री के थ्रू पोस्ट होता है। मुझे कोई इसकी एंट्री बताएगा क्या? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ग्रॉस प्रॉफिट। फिर ये ग्रॉस प्रॉफिट को हमने पीएल में ट्रांसफर किया था, तो इसको खत्म करने के लिए डेबिट करना पड़ेगा, और पीएल अकाउंट को मैंने क्रेडिट कर दिया था। ठीक है, तो ये तो एंट्री थी ग्रॉस प्रॉफिट को ट्रांसफर करने की ट्रेडिंग से पीएनएल में। अब बात करते हैं नेट प्रॉफिट को ट्रांसफर करने की एंट्री पीएनएल अकाउंट से पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ये एंट्री क्या बन रही है? पीएनएल अकाउंट डेबिट टू नेट प्रॉफिट। क्या एंट्री बन रही है? पीएनएल अकाउंट डेबिट टू नेट प्रॉफिट। और फिर ये नेट प्रॉफिट को अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करा गया है, उसकी एंट्री क्या हो जाएगी? नेट प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। याद करो कभी बचपन में बताया था, The term gross profit, gross loss, net profit, net loss are basically dummy accounts. ये क्या है? डमी अकाउंट्स है, सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्डिंग पर्पस के लिए ओपन किए जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ किसके लिए ओपन किए जाते हैं? रिकॉर्डिंग पर्पस के लिए ही ओपन किए जाते हैं। एक्चुअल में ये अकाउंट्स डमी अकाउंट्स है। तो जरा आप ध्यान से देखोगे तो ये जीपी से ये जीपी कैंसिल हो रहा है,
ये नेट प्रॉफिट से ये नेट प्रॉफिट कैंसिल हो रहा है, तो एक्चुअल एंट्री नेट प्रॉफिट ट्रांसफर करने की है पीएनएल टू पीएनएल अप्रोप्रिएशन, और ये एंट्री बेसिकली है ग्रॉस प्रॉफिट को ट्रेडिंग से पीएनएल में ट्रांसफर करने की एंट्री है ट्रेडिंग टू पीएनएल। ठीक है, अगेन it can be a 1 mark question. What is the entry for transferring the net profit to profit and loss appropriation account? तो एंट्री क्या होगी? P&L account डेबिट टू P&L appropriation. नेट प्रॉफिट टू P&L appropriation एंट्री नहीं होगी, एंट्री क्या होगी? P&L account डेबिट टू P&L appropriation. ये आपकी जर्नल एंट्री होगी। ठीक है, नाउ मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट निकाला, उस नेट प्रॉफिट को मैंने अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है। अप्रोप्रिएशन अकाउंट मैंने क्यों बनाया है? टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स। इस नेट प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच में बांटना है। अलग अलग नाम से, अलग अलग विभिन्न विभिन्न प्रकारों के नाम से मैं इस नेट प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच में ट्रांसफर करता हूं, जैसे कि सैलरी, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जैसे कि पार्टनर को कमीशन, जैसे कि पार्टनर को उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो ये अलग अलग नाम से, अलग अलग नाम से पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है इस नेट प्रॉफिट को। ठीक है क्या? याद करके बताओ, याद करके बताओ, ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे लिखा था, क्या क्या लिखा था? दो चार नाम याद करके बता दो। वेरी गुड, डेप्रीसिएशन और रेंट, सैलरी टू एम्प्लॉइज। ठीक है, सैलरी जो हमने एम्प्लॉइज को दी है। यहां जो सैलरी लिख रहा हूं वो सैलरी किसको लिख रहा हूं? सैलरी टू पार्टनर। भाई यहां जो भी लिखा है ना वो पार्टनर के लिए लिखा है, यहां जो भी है वो पार्टनर के अलावा आउटसाइडर के लिए लिखा है। और एक नाम बता दो कुछ। बेड डेप्ट, बहुत है, बहुत है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे एक्सपेंसेस आपने पीएनएल अकाउंट में डेबिट साइड पे लिखे थे। अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया, इस नेट प्रॉफिट जो पीएनएल अकाउंट से निकला है उसको बांटने के लिए पार्टनर्स के बीच में। तो पार्टनर्स को जो जो नाम से पे करूंगा वो मैंने अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर डेबिट साइड पर लिख दिया है। नाउ बड़ा इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना और बहुत ध्यान से इसको मार्क भी करना। एवरीथिंग विच इज रिटर्न ऑन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो जो चीजें मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे लिखी है, इसको बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। क्या बोलते हैं इसको? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बोलते हैं। जो जो चीजें मैंने अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड पर लिखी है, दीज आर नोन एज अप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट। क्या बोलेंगे इसको? अप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट। जो जो चीजें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे लिखी है उसको क्या बोलते हैं? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। जो जो चीजें प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड पे लिखी है उसको क्या बोलते हैं? अप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट बोलते हैं। एक बहुत ही बेहतरीन और इंपॉर्टेंट लाइन बता रहा हूं, आपको कहीं नोट कर लेनी है। जब भी मैं अप्रोप्रिएशन अकाउंट में नेट प्रॉफिट लिखूंगा, रिपीट, जब भी मैं पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में नेट प्रॉफिट लिखूंगा तो ये नेट प्रॉफिट कैसा होना चाहिए? ये जो अप्रोप्रिएशन अकाउंट में नेट प्रॉफिट लिखा है वो कैसा होना चाहिए? मुझे बताओ, ये जो नेट प्रॉफिट निकाला गया है, ये जो नेट प्रॉफिट निकाला गया है वो कैसे निकाला है? जीपी माइनस डेप्रिसिएशन माइनस रेंट माइनस सैलरी माइनस बेड डेप्ट, फिर ही निकला होगा नेट प्रॉफिट। ऐसा ही होगा क्या? बोल दो यार, बोल दो, ऐसे क्या करते हो? नया बैच, नई शुरुआत, चालू करो थोड़ा सा बोलना, कोशिश तो करो बोलने की। आता है तुम्हारे को बोलना? एबीसीडी सीखा था तुमने बचपन में? अरे है ना, जीपी में से ये सारे एक्सपेंसेस को माइनस करूंगा तभी तो नेट प्रॉफिट निकलेगा। ठीक है क्या? वेरी गुड, वेरी गुड यार। यही नेट प्रॉफिट मैंने अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर किया होगा, यही नेट प्रॉफिट मैंने अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर किया होगा। ये ठीक है क्या? तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात, कैन आई से दिस नेट प्रॉफिट जो मैंने अप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखा है, पीएल अकाउंट से जो नेट प्रॉफिट निकाला है और उसको मैंने जब ट्रांसफर करके अप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखा है, तो ये नेट प्रॉफिट, ये जो नेट प्रॉफिट लिखा है ये इन सब चार्जेस के बाद है, ये सब इन चार्जेस के
बाद है, पक्का? तो कैन आई से दिस नेट प्रॉफिट इज आफ्टर ऑल द चार्जेस? बोल सकता हूं क्या? ये जो नेट प्रॉफिट है ये सारे चार्जेस के बाद है। अच्छा, ये नेट प्रॉफिट, ये अकाउंट जो है वो खोला क्यों गया था कि इस प्रॉफिट को कैसे मैं पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करूं, उसी के लिए ओपन किया गया था। ये बात समझ में आती है क्या? तो ये नेट प्रॉफिट बेसिकली अकाउंट ओपन किया गया है टू डिस्ट्रीब्यूट दिस प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स। तो ये नेट प्रॉफिट यहां लिखने के बाद ये सारे अप्रोप्रिएशन होंगे। भाई मान लो 1 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट है, इस 1 लाख को ही तो सैलरी, आईओसी, कमीशन, शेयर ऑफ प्रॉफिट के रूप में बांटूंगा। तो ये जो नेट प्रॉफिट लिखा है, कहना इसे इसके बाद ये सारे अप्रोप्रिएशन होंगे। इन अदर वर्ड्स, दिस नेट प्रॉफिट इज बिफोर ऑल दीज अप्रोप्रिएशन। ऐसा बोल सकता हूं क्या? सो द नेट प्रॉफिट जो मैंने अप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखा है वो विच इज आफ्टर ऑल द चार्जेस, बट इट विल ऑलवेज बी बिफोर ऑल द अप्रोप्रिएशंस। ये बात समझ में आपको आती है क्या? आफ्टर ऑल द चार्जेस बट बिफोर ऑल द अप्रोप्रिएशन। क्लियर है क्या सबको? मैं चाहता हूं आप कॉपी में इतना सा पीएल अकाउंट, इतना सा पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, इस तरह से ये दोनों और फिर ये लाइन अपनी कॉपी में बना लें ताकि क्वेश्चन करते टाइम आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। जल्दी से बनाया क्या? चाहो तो ये एंट्रीज भी कॉपी कर लेना, एंट्रीज भी काम आएगी। बोलिए। बिल्कुल सर, किसी को भी रेंट पे करें, पीएल अकाउंट का पार्ट है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। अकाउंट बना लिया क्या और कॉपी कर लिया क्या? सुनो, एक लाइन इसी के नीचे लिखना जब आप ये सब लिख चुके हो। ये तो आप कहीं ऊपर मार्जिन में भी कॉपी करना। जब दोनों अकाउंट आपने बना लिए हैं तो उसके नीचे एक लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट लिखवा रहा हूं, वो लिखना, एनीथिंग which is
पेबल टू पार्टनर इज appropriation out of profit। जो मर्जी पार्टनर को पे करोगे वो क्या कहलाएगा आपका अप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट कहलाएगा, एक्सेप्ट फॉर दो चीजें, रेंट पेड टू पार्टनर एंड इंटरेस्ट ऑन लोन। मतलब जो मर्जी पार्टनर को पे कर दो वो क्या है आपका अप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट है। क्या है आपका अप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट है। दो चीजों को छोड़कर, दो कौन सी चीजें हैं, रेंट पेड टू पार्टनर एंड इंटरेस्ट ऑन लोन। ये दो वो चीजें हैं, ये दो जो वो चीजें हैं विच विल बी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये दोनों क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। इन दो को छोड़कर जो मर्जी हो तुम्हारे वो तुम पार्टनर को पे कर दो, वो सब क्या होगा अप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट होगा। तो कॉमन सेंस वाली बात है, अगर रेंट पेड टू पार्टनर और इंटरेस्ट लोन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट माना गया है तो वो कौन सा अकाउंट में आएगा, पीएनएल अकाउंट में आएगा कि पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर आएगा। क्यों क्यों इसको इन दो के साथ भेदभाव किया गया है और इन दो को चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की तरह ट्रीट किया गया है? वेरी गुड यार यश साहब। ये दोनों जो हैं वो पार्टनर को नॉट इन द कैपेसिटी ऑफ अ पार्टनर बट इन द कैपेसिटी ऑफ एन आउटसाइडर पे किया जाता है। ये पार्टनर को आउटसाइडर की कैपेसिटी में पे किया जाता है, एज एन आउटसाइडर पे किया जाता है, पार्टनर होने की वजह से पे नहीं किया जा सकता। इसके लिए इसको अपन क्या बोलते हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बोलते हैं और ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। आपको हमेशा जब क्वेश्चन करना है, आपको जब हमेशा क्वेश्चन करना है तो आपको हमेशा ध्यान रखना है क्वेश्चन में चेक करने का कि अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जब यहां आपने नेट प्रॉफिट लिखा है, अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जब आपने यहां पर नेट प्रॉफिट लिखा है तो ये नेट प्रॉफिट हमेशा कैसा होना चाहिए, सारे चार्जेस के बाद होना चाहिए पर सारे चार्जेस से पहले होना चाहिए। तो आपको ये हमेशा चेक करना रहेगा, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है क्या? तो यू विल ऑलवेज बी चेकिंग जो नेट प्रॉफिट दे रखा है वो सारे चार्जेस के बाद है और सारे अप्रोप्रिएशन से पहले है। अगर किसी चार्ज से पहले का नेट प्रॉफिट दिया हुआ है तो वो चार्ज माइनस करने पड़ेंगे। अगर किसी अप्रोप्रिएशन के बाद वाला नेट प्रॉफिट दिया हुआ है तो वो अप्रोप्रिएशन आपको वापस से ऐड करना पड़ेगा। तो यू नीड टू मेक श्योर कि जो पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में नेट प्रॉफिट लिखा जा रहा है वो हमेशा आफ्टर ऑल चार्जेस बिफोर ऑल अप्रोप्रिएशन है। अगर ये आफ्टर ऑल चार्जेस या बिफोर ऑल अप्रोप्रिएशन नहीं है तो आपको उसको कन्वर्ट करके आफ्टर चार्जेस एंड बिफोर अप्रोप्रिएशन बनाना पड़ेगा। बात समझ में आती है सबको? अरे मूक बाधिर बच्चों, हाँ ना तो बोल दो। बहुत बढ़िया बात है, आती है तो। चलिए पेज नंबर 2.81, पेज नंबर 2.81 क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। पेज नंबर 2.81 क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। A and B are partners, पेज नंबर 2.81 क्वेश्चन नंबर 13। A and B are partners. A's capital is 1 lakh, B's capital is 60,000। A का कैपिटल है 1 लाख रुपीस, B का कैपिटल है 60,000 रुपीस। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज पेबल एट 6% पर एनम, IUC देना है 6% पर एनम का। B टू गेट अ सैलरी ऑफ 3,000 पर मंथ, B को सैलरी मिलेगी 3,000 रुपए पर मंथ की। नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 80,000। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है।
जैसे पीएल अकाउंट बनता था, सेम उसी फॉर्मेट में प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनेगा। नाउ जो जो दे रखा है वो सब पोस्ट करते हैं। अच्छा, आपको पोस्ट करते टाइम थोड़ा सा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिमाग में रख लोगे तो आसानी से काम हो जाएगा। ए एंड बी पार्टनर्स, ए's कैपिटल इज 1 लाख, बी's कैपिटल है 60,000। ए का कैपिटल 1 लाख रुपए है, बी का कैपिटल 60,000 है। याद करो बचपन, 12th तो तुम्हारे को आती नहीं है, 11th थोड़ी बहुत तुम पढ़कर आए थे। तो कैपिटल कहा जाता है? ट्रेडिंग, पीएनएल, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट, कैपिटल लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी बैलेंस शीट में जाती है, तो ये कैपिटल बैलेंस शीट में जाएगा। तो यहाँ पे अप्रोप्रिएशन पे इसका कोई लेना देना नहीं है। लिखा ए बी पार्टनर्स, ए's कैपिटल इज 1 लाख, बी's कैपिटल इज 60,000, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दे रखा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज पेबल एट 6% पर एनम, आईओसी देना है 6% का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को देना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज और अप्रोप्रिएशन, अप्रोप्रिएशन, वेरी गुड। कहां आएगा अप्रोप्रिएशन अकाउंट में? डेबिट साइड पर, तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अमाउंट ए और बी पर लिखना है, ए 1 लाख, बी 60,000। कितना परसेंट? 6%। तो दिस इज 6,000, दिस इज 3,600। तो टोटल हो गया 9600। ठीक है, तो ये दोनों मैंने इनर कॉलम में, जो भी कैलकुलेशन पार्ट है वो मैंने इनर कॉलम में लिख दिया, टोटल लगाकर मैंने इसको बाहर लिखा है। आईयूसी के बाद लिखा है बी टू गेट अ सैलरी ऑफ 3,000 पर मंथ, बी को सैलरी मिलेगी 3,000 पर मंथ की, तो बी को सैलरी देनी है। सैलरी अगेन बी इज पार्टनर, पार्टनर को सैलरी देनी है, तो टू सैलरी बी को कितनी देनी है? 3,000 पर मंथ की। तो 3,000 पर मंथ है, साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने। तो 3,000 इंटू 12, 36,000। चाहूं तो डायरेक्ट बाहर लिख सकता था। अच्छा, अब इसमें जो बोर्ड के अंदर थोड़ा सा ट्विस्ट कर देते हैं कई बार, तो ये स्टार्ट ही ऐसे कर देते हैं, ए एंड बी आर पार्टनर्स, दे स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 सितंबर 2019। सितंबर 19 में स्टार्ट किया और 31 मार्च 20 के लिए आपका अकाउंट क्लोज करने। तो फिर आपको सारा कैलकुलेशन किसके हिसाब से करना पड़ेगा? पूरे साल के हिसाब से करना पड़ेगा क्या? कितने महीने के लिए करना पड़ेगा सब कुछ? 6 महीने के लिए। सब कुछ कितने महीने के लिए करना पड़ेगा? 6 महीने के लिए कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो वो ध्यान रखना पड़ेगा, वो बहुत छोटा सा कहीं ना कहीं डेट को वो मेंशन कर देते हैं। अब हम जब एग्जाम में क्वेश्चन पढ़ रहे होते हैं ना, तो हम ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं आईयूसी कितना परसेंट, सैलरी कितना देना है, तो हम उस तरह से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना जरूरी है। आपको अपने बोर्ड एग्जाम के अंदर, आपको अपने बोर्ड एग्जाम के अंदर इनिशियल स्टार्टिंग में 15 मिनट मिलते हैं। वो 15 मिनट का यूटिलाइजेशन ही यही है कि इस तरह की जो छोटी छोटी बातें कहीं ना कहीं छुपी हुई है, जो आप एक्चुअल में क्वेश्चन करते टाइम भूल जाओगे, आप उनको मार्क कर लो ताकि क्वेश्चन करते टाइम आपको ध्यान रहे। तो इनिशियल 15 मिनट का बहुत बड़ा रोल होता है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में, ये चीज का ध्यान रखना। बी को सैलरी देनी है 3,000 पर मंथ, कर लिया। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 80,000, 80,000 नेट प्रॉफिट है, तो यहां आ जाएगा बाय नेट प्रॉफिट 80,000। प्रिपेयर अप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो और कुछ नहीं बचा, दिस इज 80, तो दिस शुड ऑल्सो भी 80,000। जो बचेगा ये कितना हो गया? 45,600, तो ये हो जाएगा 34,400। सही है क्या? पक्का? ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? जो बच गया उसको बोलेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन है पार्टनर्स? ए और बी। कुछ रेशो अगर दिया हुआ नहीं होता तो कैसे बढ़ता है? इक्वल इक्वल। तो 34,400 को इक्वल इक्वल बांटेंगे, 34,400 इंटू 1/2, 34,400 इंटू 1/2, दिस इज 17,200, दिस इज ऑल्सो 17,200। समझ में आती है क्या बात?
टीप लो भाई, फटाफट से, फटाफट से टीप लो। सिर्फ अब थोड़ा सा अगर आप अपने पार्ट में थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट करेंगे इन टर्म्स ऑफ घर पे पढ़ाई, थोड़ा सा लेक्चर देखने से पहले, स्टार्ट करने से पहले अगर हम थोड़ा पहले से ही पढ़ के रखेंगे तो द लेक्चर कैन हेल्प यू टू क्लियर योर डाउट्स। कोई डाउट है अगर तो वो क्लियर करने के आपको काम आ जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा अपने आप को अब पढ़ना स्टार्ट करें। डेट आपकी आ चुकी है, आपको पता है, 4, कौन सी 4 मई, 4 मई से आपके एग्जाम है। तो अब हम थोड़ा सा पढ़ाई को लेकर सीरियस हो जाएं और अब रोज बेसिस के ऊपर, रोज के बेसिस के ऊपर पढ़ना स्टार्ट कर दें। बहुत अच्छा होगा अगर आप लेक्चर से पहले उस चैप्टर को थोड़ा सा पढ़कर रहेंगे, तो मे बी कोई ना कोई जो डाउट होगा या तो वो आप पूछ पाएंगे, लाइव क्लास में अगर हैं तो आप उसको पूछ पाएंगे, और नहीं तो मुझे व्हाट्सएप करके, रिकॉर्डेड वाले जो लोग हैं वो मुझे व्हाट्सएप करके पूछ लेंगे। हो सकता है कुछ डाउट ऑटोमेटिकली जब मैं क्लास में क्वेश्चन कर रहा हूं, आपको कंसेप्ट पढ़ा रहा हूं, तो वो ऑटोमेटिक दूर हो जाए। फिर भी कोई डाउट कोई क्लास में रह जाए तो आई सजेस्ट यू कि अब डेली बेसिस के ऊपर पूछ लो, और डेली बेसिस के ऊपर ग्रुप में पोस्ट करके ही पूछ लो, ताकि हो सकता है जो कॉमन डाउट है वो सबका ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाए। इंडिविजुअल मुझे डीएम करोगे, व्हाट्सएप करोगे, तो वो कहीं ना कहीं आगे पीछे ऊपर नीचे हो जाता है, तो बहुत सारे व्हाट्सएप होते हैं तो वो गुम जाता है, कई बार मैं रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा। तो इसके लिए बेटर है ग्रुप में पूछ लो, ताकि जो कॉमन प्रॉब्लम है वो एक साथ सॉल्व हो जाए। पढ़ना रोज का रोज स्टार्ट कर दो, वापस से पूरा पढ़ना है, वापस से सब कुछ पढ़ेंगे। ये जो बुक है उसके सारे वापस से करेंगे। आज भी अपन ने जब फंडामेंटल स्टार्ट किया था तो मैंने वो बेसिक कंसेप्ट, तो सब कुछ वापस से इसी तरह से पढ़ाऊंगा। कुछ नहीं आए समझ में तो पूछो, मेरे सामने तुम हो नहीं, कैमरा तुम ऑन करते नहीं, कैमरा छोड़ो तुम बोलते कुछ हो नहीं, तो मुझे पता नहीं पड़ता तुम्हारी शक्ल देख के कि तुम्हारे को समझ में आया कि नहीं आया। सामने होते तो मैं शक्ल देखकर तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, मैं शक्ल देख के पहचान जाता। पर फिलहाल नहीं हो तो खुद बोलो, थोड़ा सा इनिशिएटिव अपने लिए लो। बोलोगे, पूछोगे तो 4 नंबर 5 नंबर ज्यादा आएंगे तुम्हारे, मेरे नहीं आएंगे। ठीक है, तो मेक श्योर कि आप घर पे पढ़ाई कर रहे हैं। कल फिर मिलेंगे सेम टाइम पर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।